डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कोड EE 207 पावर सिस्टम 1 के ई लेक्चर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी यूनिट नंबर 2 के टॉपिक नंबर 2.6 को स्टडी करेंगे। यूनिट 2 है हमारी थर्मल पावर प्लांट। यूनिट 2.6 इसमें हमें स्टडी करना है बॉयलर्स और साथ के साथ हम बाकी टॉपिक्स कंसिडर कर रहे हैं। उसमें सब टॉपिक्स टाइप्स ऑफ बॉयलर्स, एडवांटेजेस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स, ड्रॉबैक्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स, advantages of water tube boilers over the fire tube boilers, factors for selection of size and type of boiler. Boilers जिनको हम steam generators भी कह सकते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना और बॉयलर जो है वो हमारे स्टीम पावर प्लांट का एक मेजर इक्विपमेंट है। बॉयलर्स जो है स्टीम पावर प्लांट में दो तरह के होते हैं, फर्स्ट फायर ट्यूब बॉयलर्स और सेकेंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स। फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो हमारी हॉट गैसेस होती है कंबशन के लिए वो ट्यूब्स के अंदर होती है और पानी जो है वो ट्यूब्स के बाहर सराउंड करता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स के एडवांटेजेस क्या है? फायर ट्यूब बॉयलर्स जो है उनका साइज कॉम्पैक्ट होता है, वो छोटे साइज के होते हैं, उनकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है और फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो पर ट्यूब एरिया है हमारे फायर ग्रेड का, उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी होती है। ये हमारे फिगर हैं फायर ट्यूब बॉयलर्स और वाटर ट्यूब बॉयलर्स के। ये हमारा फायर ट्यूब बॉयलर का फिगर है। फायर ट्यूब बॉयलर में हम लोगों ने देखा अभी कि जो हॉट गैसेस होती हैं वो ट्यूब्स के अंदर होती है और पानी उन ट्यूब्स को सराउंड करता है। तो ये हमारी फर्नेस है और इस फर्नेस में जो हमारे पास हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो हॉट गैसेस इन ट्यूब्स में से जा रही हैं, जिनको हमने ब्राउन कलर का शो किया हुआ है। और ये जो ब्लू कलर में है ये हमारा वाटर है। ये वाटर इन हॉट गैसेस जो लेके जा रही हैं उन ट्यूब्स को सराउंड करता है और ये स्टीम का हमारा आउटपुट होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में इसका अपोजिट होता है। ट्यूब्स के अंदर से जो है वो पानी जाता है, तो ये इस ट्यूब में हमारा इनलेट में वाटर जा रहा है। ये हमारी फर्नेस है। तो जो हॉट गैसेस हैं वो हॉट गैसेस जो है हमारी ट्यूब्स को सराउंड कर रही है। ट्यूब्स के अंदर जो है वो स्टीम जनरेट होती है और यहाँ से स्टीम को बाहर ले लिया जाता है और यहाँ से हमारी हॉट गैसेस जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस फिगर को देख के क्लियर हो जाता है कि मेन डिफरेंस जो है फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या है। ड्रॉबैक्स ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर्स। मेन ड्रॉबैक जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स का है वो ये है कि फायर ट्यूब बॉयलर्स में हमारा पानी और स्टीम दोनों ही एक छोटे से शेल के अंदर होती है, जिसके कारण हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम प्रेशर जो है वो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स में हो सकता है, वो होता है लगभग 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और उसमें स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी जो होती है वो होती है मैक्सिमम 15,000 kg ऑफ स्टीम पर आवर। अगर हमें इससे ज्यादा हाई प्रेशर की स्टीम की जरूरत है या हाई रेट ऑफ इवोपरेशन की जरूरत है तो फायर ट्यूब बॉयलर्स जो है उनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वो हेवी हो जाते हैं। इसलिए जहां हमें हाई प्रेशर स्टीम की जरूरत पड़ती है वहां हम फायर ट्यूब बॉयलर्स को यूज में नहीं ले सकते। अगर किसी भी सडन फेलियर की वजह से ट्यूब में अगर कोई फेलियर आता है
तो एकदम से स्टीम एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि फर्नेस में उस वक्त एक हाई प्रेशर स्टीम जो है वो रश करती है और कंबाइन करती है हमारे कंबशन चैम्बर में। इसलिए एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम हो सकती है अगर ट्यूब्स में कोई भी फेलियर आता है तो जो हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं उनको हम लिमिट कर सकते हैं वहीं पे जहां हमें इनिशियल कॉस्ट लो चाहिए, या फिर बॉयलर का साइज स्मॉल हो, या फिर हमारे पास लो प्रेशर स्टीम से ही काम चल जाए जिसमें हम 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक स्टीम जनरेट कर सके। उन लिमिटेशंस में ही हम लोग अपने फायर ट्यूब बॉयलर्स को काम में लेते हैं। अगर हमें लार्ज कैपेसिटी ऑफ बॉयलर्स की जरूरत पड़ती है तो फिर हम काम में लेते हैं अपने वाटर ट्यूब बॉयलर्स। वाटर ट्यूब बॉयलर्स जो है, ट्यूब जो है वो ड्रम के एक्सटर्नल पोर्शन में होती है, और फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो हमारे पास जो ट्यूबुलर हीटिंग वाले सरफेस होते हैं वो हमारे वाटर ट्यूब हीटर्स में ट्यूबुलर हीटिंग सरफेस नहीं होते, जिसके कारण जो है उनका डायामीटर छोटा रखा जा सकता है और वो हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जनरेट कर पाते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में हमारे पास जो है पानी ट्यूब के अंदर होता है और हॉट गैसेस जो होती है वो हमारे ट्यूब के बाहर होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स में जो एडवांटेजेस हैं हमारे फायर ट्यूब बॉयलर्स के कंपैरिजन में, तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स में इवोपरेशन कैपेसिटी हाई होती है क्योंकि उसको एक लार्ज हीटिंग सरफेस मिल जाता है। फिर यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो हम वाटर में करते हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, जिसकी वजह से प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और रैपिड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ वाटर की वजह से। फिर यहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर्स में हाई वर्किंग प्रेशर होता है क्योंकि यहाँ पे ड्रम का साइज जो है वो छोटा होता है फायर ट्यूब बॉयलर्स के कंपैरिजन में। साथ के साथ वाटर ट्यूब बॉयलर्स में जो स्टीम रेज की जाती है वो ज्यादा स्टीम रेज की जा सकती है क्योंकि हीटिंग सरफेस जो है वो वाटर का इसमें ज्यादा होता है। ऑपरेशन जो है वो वाटर ट्यूब बॉयलर का ज्यादा सेफ होता है फायर ट्यूब बॉयलर्स के कंपैरिजन में। वो कम जगह घेरता है, इसका ओवरऑल कंट्रोल जो है वो बेटर होता है, और इसमें से जो ट्यूब्स में जो स्केल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, स्केल्स मतलब पपड़ी टाइप जो चीज जम जाती है, तो उसको इजीली हमारे वाटर ट्यूब बॉयलर्स में से रिमूव किया जा सकता है। बॉयलर्स का जो डिजाइन है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है वेट पे, हाइट कितनी हम रख सकते हैं उस पे, हमें सेफ्टी किस लेवल की चाहिए। जितना ज्यादा बड़ा प्लांट होगा उतना ही सेफ्टी फैक्टर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साइज ऑफ बॉयलर को कंसिडर करते हैं, फिर ऑपरेटिंग लेबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो देखनी पड़ती है, लाइफ, एफिशिएंसी और कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। जो बॉयलर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो डायामीटर होता है ट्यूब्स का वो 25 mm से लेके 100 mm तक हो सकता है, और ट्यूब्स जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और बेंड भी हो सकती है। जो हमारा ड्रम होता है वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या क्रॉस सेक्शनल हो सकता है, और जो इसमें सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन वर्टिकल या इंक्लाइन हो सकता है, सर्कुलेशन फोर्स्ड या नेचुरल भी हो सकता है। वाटर ट्यूब्स जो है या गैस ट्यूब्स जो है, जिस भी तरह का बर्नर हम काम में ले रहे हैं वो वर्टिकल या इंक्लाइन कोई सी भी हो सकती है। ड्रम सिंगल होता है, फिर इसमें सेक्शनल या बॉक्स हेडर होता है, फिर जो बेफल्स होती हैं वो क्रॉस और या फिर पैरेलल होती हैं, और बॉयलर जो है वो मेराइन हो सकता है या फिर स्टेशनरी।
बॉयलर की कंस्ट्रक्शन में उसका साइज और टाइप सेलेक्ट करने के लिए जो है वो इन फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं। फैक्टर 1, द आउटपुट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ स्टीम पर आवर, कि पर आवर हमें कितनी स्टीम की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना होगा और अंदर प्रेशर कितना होगा। फिर हम कंसिडर करते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड वाटर वो किस तरह की है। द प्रोबेबल लोड फैक्टर कितना रहेगा हमारे प्लांट के ऊपर। इनिशियल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, साथ के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। फिर फ्यूल कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में और जो वेस्ट मटेरियल है उसके को डिस्पोज करने में ही हमारा कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए। और फिर हम कंसिडर करते हैं कि हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो कैसी है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स को हम उन पावर प्लांट्स में काम में लेते हैं जहां हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम की जरूरत पड़ती है और साथ के साथ स्टीम का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और प्रेशर भी हाई होना चाहिए। फिर जहां हमें वेट और स्पेस को कंसिडर करके ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है वहां भी हम वाटर ट्यूब बॉयलर्स को ही काम में लेते हैं, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स का वेट कम होता है और वो स्पेस भी कम लेती है। रिक्वायर्ड डिमांड को मीट करने के लिए हमें फायर ट्यूब बॉयलर्स काम में लेने चाहिए या वाटर ट्यूब बॉयलर्स, वो डिपेंड करता है उसके इकोनॉमिक कंसिडरेशंस पे, और उसमें आ जाता है कि हम कंसिडर करते हैं टोटल एनुअल कॉस्ट, जिसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट दोनों ही इंक्लूड हो जाती है। टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो बॉयलर में यूज किया जाता है उसको कंसिडर करते हैं और फिर लाइफ टाइम देखते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम जो है वो 3 to 4 टाइम्स जो है वो इनिशियल कॉस्ट के होनी चाहिए।